नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक शख्स का कत्ल होता है। कत्ल गला काट कर किया गया है, लेकिन मरने वाले के जिस्म पर गला काटे जाने के निशान के अलावा अलग अलग चाकुओं के कुल 16 निशान हैं। आमतौर पर ऐसा हेट क्राइम के मामलों में ही होता है। करीब महीने भर की तफ्तीश के बाद इस भयानक कत्ल के मामले में पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। फिर कत्ल के पीछे एक ऐसी कहानी उभर कर सामने आती है कि पुलिस वाले भी चकरा जाते हैं। यह कत्ल सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से हुआ। एक ऐसा फोन कॉल जो कत्ल से 1 साल पहले कातिल की सुहाग रात पर आया था। नूर मोहम्मद की चाकू गोलकर हत्या कर दी गई। ब्लाइंड मर्डर था। हेलो, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी खैरियत से। अच्छा, आप जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुन। जी बोलिए। ये जो तूने के साथ निकाह किया है ना, उससे दूर ही रहना, वो मेरी है। मतलब मैं समझा नहीं भाईजान। तो अब समझ ले, मेरी है, उससे मेरे रिलेशन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तूने उससे शादी तो कर ली है, लेकिन उससे दूर ही रहना, वरना समझ जा तेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये सही बात नहीं है भाई, आप गलत कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 4 किलोमीटर दूर गांव बैजनाथ निपानिया से इस रात एक बेचैन करने वाली खबर सामने आई। यहां गांव के ही एक घर के बाहर एक कारोबारी का किसी ने गला रेत कर कत्ल कर दिया था। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। खबर मिलते ही आगर मालवा पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के इरादे से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुला लिया, मगर मौकाए वारदात से लाश और एक अदद दस्ताने के सिवाय पुलिस को सबूत के तौर पर कोई भी दूसरी चीज हाथ नहीं लगी। चूंकि कत्ल रात के वक्त हुआ था और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, तो इस मामले को सुलझाना पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। अगले दिन सुबह होते होते मामले की तफ्तीश थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। मरने वाले की पहचान साफ हो गई थी। ये 44 साल का कारोबारी नूर मोहम्मद था, जो इसी गांव में रहता था। हालांकि ये उसका अपना घर नहीं था, बल्कि वो इस गांव में अपने ससुराल में घर जमाई के तौर पर रहता था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर नूर मोहम्मद का कत्ल क्यों हुआ? कातिलों की उससे क्या दुश्मनी थी? मामला लूटपाट का तो कतई नहीं था, क्योंकि लाश घर की दहलीज पर पड़ी थी, मगर घर का एक भी सामान बिखरा नहीं था, यानी मामला रंजिश का ही था। इत्तेफाक से जब यह वारदात हुई, तब नूर मोहम्मद के ससुराल के तमाम लोग भी घर से बाहर गए हुए थे, यानी कत्ल जिसने भी किया था उसे नूर के घर में अकेले होने की खबर थी। लेकिन कौन था वो? पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए नूर के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई और उससे मिलने जुलने वाले तमाम लोगों का ब्यौरा और उनसे नूर के रिश्तों के बारे में पता लगाना शुरू किया। लेकिन इस कोशिश में भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे और तब उसने गुनहगारों का पता देने वालों के लिए 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया। इस बीच पुलिस ने नूर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। पता चला कि नूर मोहम्मद ने 3 शादियां की थी और इन दिनों वो अपनी तीसरी बीवी रानी के घर पर घर जमाई के तौर पर रहता था। ऐसे में एक सवाल यह था कि कहीं इस वारदात के पीछे इतनी शादियों का तो कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अभी पुलिस इस उलझन में पड़ी ही थी कि उसे 2 चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पहली ये कि जब नूर का कत्ल हुआ, तब सारे नाते रिश्तेदार उसके घर मातम पुरसी के लिए पहुंचे थे। जो घर नहीं आ सके, वो कब्रिस्तान में नूर को दफनाए जाने के वक्त हाजिर थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो न तो कत्ल के बाद नूर के घर पहुंचा था और न ही उसके अंतिम संस्कार के वक्त। और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी का एक रिश्तेदार सुहेल था। सुहेल से नूर की साली की शादी हुई थी, यानी सुहेल और नूर रिश्ते में एक दूसरे के साढ़ू लगते थे।
अब पुलिस ने सुहेल को थाने में बुलाकर पूछताछ की, लेकिन सुहेल ने नूर के कत्ल के वक्त न पहुंचने के पीछे अपनी मजबूरियां गिनाकर पुलिस से पीछा छुड़ा लिया। मगर सुहेल अब भी पुलिस की रडार पर था और इसी बीच सुहेल और नूर के रिश्तों को लेकर पुलिस को मुखबिरों से एक ऐसी बात पता चली कि उसे लगने लगा कि हो न हो नूर के कत्ल में उसके साढ़ू सुहेल का ही हाथ है। मुखबिर ने बताया कि सुहेल की शादी से पहले नूर के रिश्ते अपनी साली से भी थे और ऐन जिस रोज सुहेल की शादी हुई, नूर ने सुहाग रात के वक्त सुहेल को फोन कर एक ऐसी बात कही थी कि सुहेल तब से नूर मोहम्मद से रंजिश रखने लगा था। असल में नूर मोहम्मद ने अपनी साली की शादी हो जाने के बावजूद उस पर हक जताने की कोशिश करते हुए सुहेल को उससे दूर रहने की हिदायत दी थी और यही बात सुहेल को चुभ गई और यहीं से नूर के कत्ल की उल्टी गिनती चालू हो गई। हेलो, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी खैरियत से। अच्छा, आप जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुन। जी बोलिए। ये जो तूने के साथ निकाह किया है ना, उससे दूर ही रहना, वो मेरी है। मतलब मैं समझा नहीं भाईजान। तो अब समझ ले, मेरी है, उससे मेरे रिलेशन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तूने उससे शादी तो कर ली है, लेकिन उससे दूर ही रहना, वरना समझ जा तेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये सही बात नहीं है भाई, आप गलत कह रहे हैं। ऐन सुहागरात पर अपने साढ़ू से ऐसी बातें सुनने के बाद अब सुहेल के सामने दो ही रास्ते थे। एक तो सारी बातों को भूलकर चुपचाप अपनी गृहस्थी में लग जाना और दूसरा नूर मोहम्मद को उसकी बदतमीजी की सजा देना। और सुहेल ने दूसरा रास्ता चुना। सुहेल अब हर हाल में नूर मोहम्मद को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वो मौके की ताक में था। इस बीच सुहेल की बीवी गर्भवती हो गई और तब सुहेल ने तय किया कि अगर उसे लड़का हुआ तो वो नूर का कत्ल कर देगा, क्योंकि इसके बाद उसका अंजाम चाहे जो भी हो उसके परिवार को वारिस मिल चुका होगा। लेकिन अगर उसे लड़की हुई तो वो नूर के कत्ल का इरादा छोड़ देगा, क्योंकि तब उसे कुछ हो जाने पर उसका खानदान ही खत्म हो जाएगा। और कुदरत का खेल देखिए कि उसकी शादी के करीब 1 साल बाद सुहेल के घर में बेटे का जन्म हुआ और यहीं नूर के कत्ल के परवाने पर सुहेल ने अपनी मुहर लगा दी। सुहेल मौके की ताक में था। इसी बीच उसे पता चला कि नूर की बीवी 1 दिसंबर को पूरे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई है और ससुराल में नूर अकेला है। और बस तभी सुहेल ने उस पर वार करने का फैसला कर लिया। वो अपने चचेरे भाई जाफर के साथ नूर के घर पहुंचा और इससे पहले कि दोनों नूर का कत्ल कर पाते, नूर ने सुहेल पर ही हमला कर दिया। लेकिन सुहेल और जाफर आखिरकार नूर पर भारी पड़े और उसका कत्ल कर दिया। मैं और मेरा भाई दोनों डराने के लिए पहुंचे इसको, तो इसने मेरे ऊपर चाकू से हमला किया। अच्छा। हमला करने के बाद में मैंने इसको पकड़ा ना, तो इसी के हाथ से मेरा हाथ लगा ना, उसमें इसके चाकू भरे। तो ये चिल्लाने लगा, मैंने डर के मारी उसको गले पे छुरी रख दी। इसके गले पे? तुम्हारे साड़ों के? फिर क्या हुआ इसका? ये चिल्कुर के गले पे छुरी रख के चले गए, आ गए हम। और किसने मारा? और कौन था तुम्हारे साथ में? 2-4 हाथा पाई में लग गई उसने, मेरा छिनाई ने डपटी उसमें लग गई। हाँ। मेरे भाई ने दी। तुम्हारा भाई कौन? जाफर। कत्ल के बाद कातिलों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। वो जिन कपड़ों में कत्ल करने पहुंचे थे, उन्होंने उन कपड़ों को जला दिया। जिन चाकुओं से कत्ल किया था, वो चाकू भी एक पुल के ऊपर से नीचे फेंक दिया और तो और दूसरे सबूत भी मिटा डाले। लेकिन एक दस्ताना ऐसा रह गया जो मौका वारदात पर ही छूट गया था। जब पुलिस को सुहेल के बारे में जानकारी मिली और उससे पूछताछ हुई, तो न सिर्फ मामला खुल गया, बल्कि यह भी पता चल गया कि मौका वारदात पर छूटा एक दस्ताना कातिलों का ही था। अब कत्ल का मोटिव भी क्लियर था और मोबाइल फोन की लोकेशन, दस्ताना और ऐसे ही दूसरी चीजों के तौर पर दोनों के खिलाफ कई सबूत भी पुलिस के हाथ लग चुके थे। और इस तरह सुहाग रात पर दी गई एक धमकी के पूरे 1 साल बाद एक दूल्हे ने अपने ही साढ़ू को ऐसी मौत दी कि ये कहानी जिसने भी सुनी हैरान हुए बिना नहीं रह सका।
नूर मोहम्मद की मौत की वजह बना एक फोन कॉल। वो फोन कॉल जो नूर मोहम्मद ने सुहागरात पर उसके साड़ू सोहेल को किया था। दरअसल नूर मोहम्मद और उसकी साली के बीच बीते कुछ समय से संबंध थे, लेकिन जब साली की शादी सोहेल नाम के शख्स के साथ हो गई तो नूर मोहम्मद ने अपने साड़ू सोहेल को सुहागरात पर ही फोन कर उसे उसकी पत्नी और खुद की साली से दूर रहने के लिए धमकाया। यह धमकी सोहेल को खटक गई थी, लेकिन उसने पूरे 1 साल तक इंतजार किया और जैसे ही उसे मौका मिला उसने नूर मोहम्मद की धारदार हथियार से हत्या कर दी। यानी अगर नूर मोहम्मद ने सुहागरात पर अपने साड़ू को नहीं धमकाया होता तो शायद आज वो इस दुनिया में होता। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कहानी एक कातिल हीरोइन की। आप देखते रहिए वारदात। वो भोजपुरी फिल्मों की एक उभरती हुई हीरोइन थी। चंद सालों में ही उसने अपने भोजपुरी फिल्मों और एल्बम से अच्छी शोहरत कमाई थी, लेकिन रियल लाइफ में तरह तरह की किरदार निभाती हुई एक रोज वो हकीकत की जिंदगी में भी कातिल का किरदार ओढ़ लेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आखिर कैसे बन गई एक हीरोइन खूनखार कातिल? आइए देखते हैं। एक भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्टर, दूसरी भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन। इन दोनों ने अपनी फिल्मों में प्यार मोहब्बत से लेकर कत्ल और क्राइम के न मालूम कितने सीन किए, लेकिन एक रोज दोनों ये सीन अपनी ही जिंदगी में क्रिएट कर लेंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब भोजपुरी फिल्मों का ये डायरेक्टर और हीरोइन जब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं तो इनकी करतूत की ऐसी कहानी सामने आई है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों पर इल्जाम है 24 साल की एक महिला के कत्ल का, और वो भी हंसिये से गला रेत कर। मामला यूपी के फतेहपुर का है। 24 साल की एक बेगुनाह औरत का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने अपनी माशूका के साथ मिलकर कर डाला जिसने उसके साथ कभी 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी। 21 दिसंबर 2021 को भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर इंद्रमोहन अपने साथ काम करने वाली हीरोइन नेहा को लेकर अपने घर आ पहुंचे। पत्नी योगमाया को दोनों के रिश्तों की भनक पहले से ही थी, और जब खुद पति ही अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आ गया तो तीनों में कहासुनी और लड़ाई लाजमी थी। यही इस घर में हुआ और यह सब कुछ पूरे 5 दिनों तक चलता रहा। लेकिन आखिरी रोज जो कुछ हुआ वो सोचना भी मुश्किल था। इल्जाम है कि पति इंद्रमोहन ने अपनी माशूका नेहा के साथ मिलकर अपनी बीवी योगमाया की हंसिये से गला काटकर हत्या कर दी। रात के अंधेरे में योगमाया को मौत के घाट उतारने के बाद पति इंद्रमोहन और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा दोनों फरार हो गए। सुबह जब परिवार वाले इनके कमरे में पहुंचे तो बहू की खून से सनी लाश देखी। इसके बाद वारदात की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर योगमाया के भाई की तहरीर पर आरोपी और उसकी प्रेमिका के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी बसी बसाई गृहस्थी के बावजूद एक फिल्म डायरेक्टर का यूं बहक जाना और बहककर खुद अपने हाथों से अपना घर उजाड़ लेने की यह कहानी अपने आप में किसी ट्रेजेडी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दिल्ली से मोहम्मद आसिम के साथ नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।